हिमालय में आ रहे भूकंप के कारण उत्तरी भारत का कई फीट इलाका खिसककर नेपाल की जमीन के नीचे चला गया है। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय भूभाग में 10 फीट जमीन कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है हिमालय में आने वाले वक्त का बड़ा खतरा, जानेंगे आज हम thirdpole.live के इस खास कार्यक्रम में। नेपाल और तिब्बत समेत उत्तरी भारत के कई राज्य के लोग मंगलवार सुबह भूकंपीय झटकों के साथ उठे। चारों ओर दहशत फैल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिगात्से शहर था, जहां इसकी तीव्रता 7.1 थी, लेकिन ये इतना ताकतवर था कि इसके झटके पूरे नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस किए गए। नेपाल में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ये बड़ा भूकंप माना जा रहा है, लेकिन भूकंप के साथ साथ वैज्ञानिकों के सामने एक नई चिंता अब खड़ी हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार काठमांडू में 2015 का भूकंप और उसके बाद आए तमाम भूकंप भारतीय जमीन के लिए खतरा बनने लगे हैं। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लामोंट डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी की रिसर्च में ये बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर कॉलिन स्टार्क के शोध पत्र के अनुसार बड़े भूकंप से एक ओर काठमांडू और पोखरा और दूसरी ओर पूरा हिमालयी पर्वतीय विस्तार का करीब 1000 से 2000 वर्ग मील का क्षेत्र खिसक गया है। स्टार्क ने कहा कि 2015 में आए नेपाल में कुछ सेकंड के भूकंप से ही भारत का एक हिस्सा लगभग 10 फुट उत्तर और नेपाल के नीचे खिसक गया था। शोध के अनुसार बिहार के नीचे की चट्टान नेपाल में भरतपुर से हितौदा होते हुए जनकपुर के क्षेत्र के नीचे खिसक गई है। शोध में ये बात भी सामने आई कि पूरा उत्तर भारत पूरे समय उत्तर की ओर नेपाल के नीचे खिसक रहा है। भूभौतिकविदों ने जब इन इलाकों की मॉनिटरिंग की तो पता चला कि पूरा उपमहाद्वीप धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर नेपाल और तिब्बत के नीचे करीब 1.8 इंच प्रति वर्ष खिसक रहा है। अब ये जानना भी जरूरी है कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आखिर क्यों तिब्बत या नेपाल के नीचे खिसक रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स और इंडियन प्लेट आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। असल में यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स और इंडियन प्लेट का आपस में धक्का मुक्की करना ही भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स क्या बला है और वो इंडियन प्लेट से क्यों टकरा रही है। लगभग 140 मिलियन साल पहले तक भारतीय प्लेट आधुनिक अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के साथ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी। यानी जैसे आज दुनिया है वैसे 140 मिलियन साल पहले तक नहीं थी। सभी महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे। फिर गोंडवाना टूट गया, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये महाद्वीप अलग अलग वेगों से अलग हो गए। इसी प्रक्रिया के चलते इंडियन प्लेट भी यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट से अलग हो गई। अगर नहीं हुई होती तो आज हम भी ऑस्ट्रेलिया से अपनी सीमा साझा कर रहे होते। इस प्रक्रिया के चलते हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट अलग होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 20 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हुई और 55 मिलियन साल पहले ये एशिया से टकराई। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस टकराहट को 35 मिलियन साल पहले बताया है। इस टकराहट से दो बड़ी भौगोलिक परिघटनाएं हुई। पहले इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में जो टेथिस सागर आया, वो दोनों के बीच दबकर हिमालय रेंज के रूप में विकसित हो गया। इसलिए तो हिमालय को दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में माना जाता है। दूसरी परिघटना ये हुई कि इंडियन प्लेट टकराने के बाद भी नहीं रुकी। वो लगातार यूरेशिया प्लेट को पीछे की तरफ धक्का देने लगी। इसी धक्का मुक्की के चलते हिमालय हर साल कुछ और ऊंचा उठ जाता है और इसी टकराहट के दौरान जब दोनों प्लेट के बीच में ज्यादा गैप आ जाता है तो भूकंप आता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इन प्लेट्स के आपसी धक्का मुक्की का खामियाजा कैसे भूकंप के रूप में सामने आता है।
लेकिन अब सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भविष्य में दोनों प्लेटों के बीच में बड़ी टकराहट हो सकती है, जिससे कोई बड़ा विनाशकारी भूकंप आ जाए। हिमालय में लगातार आ रहे भूकंप पर हो रहे शोध में ये भी सामने आया है कि टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से जो घर्षण हो रहा है, उसका असर पूरे हिमालय भूभाग और एनसीआर तक भी हो रहा है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हिमालय के नीचे उत्पन्न हुए मेन बाउंड्री थ्रस्ट के कारण 200 किलोमीटर दूर तक ट्रांसफर फॉल्ट विकसित हो रहा है। इस टकराहट से जहां हिमालय की ऊंचाई हर साल 20 से 30 तक बढ़ती है, वहीं लगातार भूकंप भी आता है। वरिष्ठ भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार बताते हैं कि पूरी दुनिया में हिमालय रेंज से लगते देश भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट्स और यूरेशिया प्लेट दोनों एक दूसरे से नीचे खिसक रही हैं। लिहाजा हर दिन कहीं न कहीं छोटे भूकंप आते रहते हैं। लेकिन जब इन दोनों प्लेटों को टकराने के लिए ज्यादा गैप मिल जाता है तो टकराहट जोरदार होती है, जो बेहद तेज कंपन पैदा करती है। इसका उदाहरण नेपाल भूकंप है, जो आज से 7 साल पहले यानी 2015 में आया था। लेकिन इन बड़े भूकंपों से पहले छोटी टकराहट होती है, जो रिएक्टर 1 से 3 तक के भूकंप लाते हैं। अगर ये छोटे छोटे भूकंप लगातार आते रहें तो बड़े भूकंप की आशंका कम हो जाती है। भूकंप जो है ना, उसको समझने के लिए आपको पूरे जो इंडियन प्लेट है उसको एक समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट जो है ना वो नॉर्थ की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ जा रही है और दोनों हिमालय में टकराई हुई है, उससे भूकंप आ रहे हैं। लेकिन जब हिमालय में आ जाते हैं तो उसकी जो मूवमेंट है ना वो स्टक हो जाती है, वो कंटिन्यू नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा तो एकदम उसकी मूवमेंट नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। तकरीबन 7 मीटर एकदम ही 100 किलोमीटर बाई 50 किलोमीटर का एरिया एकदम ही खिसक जाएगा, जिससे भूकंप आता है और वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। तो जो स्लो मूवमेंट है, इंडियन प्लेट उधर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और यूरेशियन या तिब्बत प्लेट साउथ की तरफ मूव कर रही है, उससे एक प्रेशर बन रहा है और वो एक सेस्मिक प्रेशर है, स्ट्रेस है, जिससे भूकंप आने की संभावना होती है। जब कोई भी रॉक ज़मीन के नीचे है वो प्रेशर नहीं झेल पाती है तो वो टूट जाती है और वो भूकंप की तरह फॉर्म में आपको महसूस होती है। फ्यूचर में भूकंप जो आपका हिमालय है, हिमालय में भूकंप आते हैं और आते रहेंगे, फ्यूचर में भी आते रहेंगे। लेकिन ये कहना तो मुश्किल आज अभी पॉसिबल नहीं है कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कल आना है या 10 दिन बाद आना है या 1 साल बाद आना है, 5 साल बाद आना है, तो प्रेडिक्शन तो पॉसिबल नहीं है। एक बात तो तय है कि छोटे छोटे भूकंप आने वाले वक्त में बड़े भूकंप के संकेत हैं, और ये संकेत सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लिए ही खतरनाक हैं। कैसे, आइए इसे भी समझते हैं। असल में इस हिमालय क्षेत्र के भूगर्भ में इतनी एनर्जी एकत्र हो चुकी है कि जो 8+ रिएक्टर स्केल के भूकंप या फिर 7+ रिएक्टर स्केल के 1 से अधिक भूकंप से ही बाहर निकल सकती है। शोध के अनुसार इस क्षेत्र के पिछले 200 से अधिक वर्षों में 8+ का कोई भूकंप नहीं आया है। 7+ का भूकंप भी पिछले 52 वर्षों से नहीं आया। उत्तराखंड के पूर्व और पश्चिम से लगे हिमालय क्षेत्र, नेपाल और हिमाचल प्रदेश में इस दरमियान 8+ और 7+ के भूकंप आ चुके हैं। गढ़वाल में 1803 और 1809 में 8+ के भूकंप आए थे। कुमाऊं और नेपाल सीमा पर धारचूला के निकट 1958 और 1968 में 7 रिएक्टर से ज्यादा के भूकंप आए थे। गढ़वाल में 7+ का आखिरी भूकंप 1816 में गंगोत्री के निकट आया था। वहीं 205 वर्षों में गढ़वाल में 8+ तो छोड़िए 7+ का भूकंप भी नहीं आया। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार बड़ी चिंता यह है कि सक्रिय मध्यवर्ती भ्रंश MCT के निकट पिछले 150 से 200 वर्षों के भीतर 8 रिएक्टर का भूकंप नहीं आया, और यह राहत की नहीं बल्कि चिंता की बात है। इस क्षेत्र में जो 2 भूकंप आए वह 6+ के हैं। अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में जो भूकंप आया वह 6.6 और 1999 में चमोली में
6.8 रिएक्टर स्केल का था। भूवैज्ञानिक प्रोफेसर वाल्दिया कह चुके हैं कि इन 6 रिएक्टर के भूकंप से भूगर्भ में जमा पूरी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाई है। मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश तथा अन्य भ्रंशों पर भारी दबाव है। एक ऐसा समय आएगा जब यह दबाव पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा और प्रचंड भूकंप के साथ ही अवमुक्त होगा। इसी अत्यधिक एनर्जी के कारण ही उत्तराखंड को जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका होता है। हम जैसे पहले बता चुके हैं कि फिलहाल आ रहे छोटे छोटे भूकंप से जमीन के नीचे जमा हो चुकी सिस्मिक एनर्जी धीरे धीरे से निकल भी रही है। प्रोफेसर वाल्दिया के अनुसार अक्टूबर 1991 में उत्तर काशी में जो 6.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, वह मध्यम शक्ति का होने के बावजूद 1000 से अधिक लोगों का जीवन ले गया और करीब 28,000 भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। पशु भी हजारों की संख्या में मारे गए थे। बड़ी चिंता की बात यह भी है कि सक्रिय भ्रंशों के निकट ही बांध बन रहे हैं। इस क्षेत्र का कोई भी बांध अभी तक 7 रिएक्टर के भूकंप के अनुभव से नहीं गुजरा है। कोलोराडो विश्वविद्यालय से संबंधित रहे भूवैज्ञानिक रोजर विल्हम ने 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप के बाद कह दिया था कि अब खतरा हिमालय के 60% भूभाग पर है। 7 से 8.5 तक के भूकंप की आशंका उन्होंने भी जताई थी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भविष्य में ऐसे शोधपरक कार्यक्रम देखने के लिए thirdpole.live के YouTube पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।